हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो तुम सभी को रक्षाबंधन की बहुत 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 शुभकामनाएं। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा आज मुझे। मेरी खुद की बहनें आई थी, दीदी लोग आई थी, साथ में बहुत सारे स्टूडेंट लोग भी आए थे, है ना। सब छोटी छोटी बहन लोग, और सब मिलके खूब आशीर्वाद दिया मेरे को। ठीक है, बहुत 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 अच्छा लगा। तुम सबको फिर से एक बार रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी कोई बहुत खुश रहो और हमेशा स्वस्थ रहो। ठीक है, देखो रक्षाबंधन के मौके पे ज़्यादा कुछ कहने जैसा मेरे पास शब्द नहीं है। बस हम इतना बोलेंगे, जितने भी बहन लोग हैं सभी कोई एकदम स्वस्थ रहिए। और स्वस्थ कैसे रहेंगे? अच्छा खान पान खाइए, है ना। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। कोई गलत खान पान बाहर का जो एक्सेस खा लेते हैं ना, मोमोज चाट, वो सबसे थोड़ा बचिए। खुद को सुरक्षित रखिए और एकदम अच्छे बने रहिए और हमेशा खुश रहिए। ठीक है, अगर जीवन में कोई तनाव आता है, कोई उदासी आता है, कोई मतलब दुख आ रहा है, वो टेम्प्ररी है। इसको टेम्प्ररी की तरह लेना है, आएगा जाएगा। इसको ज़्यादा इसमें फंसे नहीं रहना है और ये सबको टेम्प्रेरी समझ के इससे बच के रहना है। और अपने मेन फोकस जो हमारा है, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो बीकॉम का दे रहे हैं या कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई प्रोफेशनल में है, उस पर फोकस करेंगे। और बस यही दो चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं कि अपना हेल्थ का ध्यान रखिए और ख़ुद को खुश रखिए। ठीक है, बस चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्लास की तरफ। देखो एक्चुअली हो क्या रहा था कि हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास हो रहा था, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्लास हो रहा था, और आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो आज शुरू हो रहा है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और उस एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी जो क्लास आज होगा वो होगा ब्रांच अकाउंटिंग का। ठीक है, अच्छा ये जो ब्रांच अकाउंटिंग का क्लास होगा कौन से बुक से होगा? तो देखो यहाँ पे बुक अपलोड किया हुआ है, हम इस बुक से पढ़ाएंगे। बाकी अगर आपके पास कोई दूसरा बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस ब्रांच चैप्टर होना जरूरी है। और साथ ही साथ ये जो बुक है, इसका जो पीडीएफ जो हम यहाँ पे यूज़ किए हैं, देख लो ये बुक किनका है, ये बासु एंड दास सर का है। जनरली ये वेस्ट बंगाल में चलता है ना। आप लोग अगर दूसरे स्टेट से हैं तो आप वहाँ का बुक ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये जनरली वेस्ट बंगाल में ये बुक चलता है। और उसके साथ साथ ये रविंद्र लाइब्रेरी का है, ये सब याद रखना है। अगर बुक ये मिल जाए तो अच्छा, और अगर नहीं मिलता है तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, वहाँ पे जाकर के आप अपलोड किया हुआ है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और चैनल का लिंक भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, चैनल का लिंक मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज जो क्लास होने वाला है वो क्लास होने वाला है ब्रांच अकाउंटिंग का। ठीक है, तो ब्रांच अकाउंटिंग का क्लास करने से पहले जरा ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में समझते हैं कि ब्रांच अकाउंटिंग है क्या। देखो जनरली होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग कहीं पे अगर अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है, तो अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हम लोग वहाँ पे एक ब्रांच खोलते हैं। ये तुम्हें भी पता है ना। ये तो होता है, अगर कहीं बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच खोलते हैं। जरा मेरी बात को ध्यान से समझना, इधर ध्यान दो। लेट अस सपोज कि मेरा एक मुंबई में मेरा एक शॉप है या फैक्ट्री है, कुछ भी। और अब हम चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस को फैला करके कोलकाता में भी स्टेब्लिश करें। तो हम यहां पे ब्रांच खोलना चाहेंगे। लेकिन एक बात सोच के देखो, क्या डायरेक्ट यहां से यहां ब्रांच खोलना सही रहेगा? क्या पता बिजनेस चले ना चले, बहुत सारी बातें हैं ना। हम यहां पे ब्रांच खोल दें, अपना सारा स्टेब्लिशमेंट कर दें, है ना, जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जो भी कैपिटल लगेगा कैपिटल लगा दें, और उसके बाद वो बिजनेस चले ना चले, है कि नहीं, तो मेरा तो पूरा पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए पहले हम लोग बिजनेस वहाँ पे ब्रांच नहीं खोलते हैं, पहले हम लोग कंसाइनमेंट में काम करते हैं। याद करो कंसाइनमेंट, ये आई थिंक ये सेमेस्टर 1 में पढ़ाया गया था कि पहले वहीं के किसी दुकानदार को पकड़ते हैं और वहीं के दुकानदार को पकड़ करके उसे बोलते हैं भाई तू मेरा सामान को अपने दुकान में रख और यहाँ से फिर सेल करो, और फिर बिकेगा तो हम वो पैसा मुझे रिटर्न कर देना, मैं तुम्हें कमीशन दे दूंगा। ये जो कंसाइनमेंट में जो बेसिक जो काम होता है, अब मान लो बिजनेस बहुत मेरा चलने लग गया, कंसाइनमेंट बेसिस पे बिजनेस बहुत चला मेरा, वहाँ पे लोग प्रोडक्ट को बहुत पसंद कर रहे हैं। अब क्या जीवन भर उस दुकानदार को ही रखना है क्या? तो वहाँ पे भाई अपना ब्रांच खोल दो, है ना। इसका मतलब ब्रांच क्या है? कंसाइनमेंट का ही एक्सटेंशन है। जब कंसाइनमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो ब्रांच का रूप ले लेता है। ठीक है, अब बात है कि ब्रांच का मतलब ये तो समझ में आ ही रहा है कि हमें क्या करना है, हमें एक किसी दूसरे शहर में
अपना एक इस्टेब्लिशमेंट करना है, ठीक है। तो ब्रांच होता कितने टाइप का है, इधर ध्यान दो। देखो अगर हम ब्रांच का बात करें तो ब्रांच बेसिकली दो तरह का होता है। एक है होम ब्रांच, होम ब्रांच को ना इनलैंड ब्रांच भी कहा जाता है, होम ब्रांच को, और एक नाम क्या है, इनलैंड ब्रांच। इनलैंड का मतलब होता है कि भाई अपने ही देश में ब्रांच है ये, ठीक है। और एक है फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच मतलब क्या है, अपने देश में नहीं है, अपने देश से बाहर है, कहीं दूसरे देश में अपने ब्रांच किए हैं। तो एक इनलैंड ब्रांच और एक फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच का दो पार्ट है, एक है डिपेंडेंट और एक है इंडिपेंडेंट। अभी सर ये क्या होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? देखो डिपेंडेंट का मतलब हुआ जैसे कि अगर हम एक मुंबई में है और एक अपना ब्रांच कहाँ खोल दिया, कोलकाता में, ठीक है। मेरा मेन ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस है मुंबई में, और ब्रांच कहाँ खोले हैं, कोलकाता में। तो अगर ये जो कोलकाता वाला ब्रांच है अपना अगर बुक्स ऑफ अकाउंट खुद से मेंटेन कर रहा है, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट खुद से मेंटेन कर रहा है, तो इसे बोलते हैं भाई तू तो इंडिपेंडेंट है ना, तो इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच। और अगर इसका बुक्स ऑफ अकाउंट, ये हेड ऑफिस जहाँ पे है मेरा, इसको हेड ऑफिस बोलेंगे, ठीक है। अगर हेड ऑफिस ही मेंटेन करेगा इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, अगर हेड ऑफिस मेंटेन करेगा तो वैसा ब्रांच को डिपेंडेंट ब्रांच कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहा मैंने, बोलिए तो जो भी मेरा ब्रांच है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट अगर वो खुद मेंटेन कर रहा है, मतलब वो खुद फाइनल अकाउंट बना रहा है, खुद प्रॉफिट निकाल रहा है, खुद लॉस निकाल रहा है, सब खुद ही कर रहा है, तो वो भाई इंडिपेंडेंट है, तो उसे इंडिपेंडेंट ब्रांच बोलेंगे। और अगर उस ब्रांच का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन हेड ऑफिस करता है तो उसे हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है। तो आपकी जो सिलेबस में है, अच्छा जो फॉरेन ब्रांच होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है, ये याद रखना है। फॉरेन ब्रांच जो होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहता है। तो आपके चैप्टर में क्या क्या है, क्या ये फॉरेन ब्रांच को भी पढ़ना है? तो आंसर इज नो, फॉरेन ब्रांच आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पढ़ना है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। उसमें भी डिपेंडेंट पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, इंडिपेंडेंट पे उतना नहीं दिया जाएगा। आपके एग्जाम में भी इंडिपेंडेंट ब्रांच से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच से ही क्वेश्चन आएगा। ये हो गया। अब आता है सर इसमें हमें अकाउंट में क्या क्या बनाना है। तो देखो बेसिकली होता क्या है, पहले हम डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं। डिपेंडेंट ब्रांच जो होगा, जैसे कि एग्जांपल से समझना, ये है एक हेड ऑफिस, ये अपना ब्रांच खोला है। कहाँ ब्रांच खोला है? जहां पर भी खोला होगा उससे क्या दिक्कत है, एक ब्रांच खोला है, ठीक है। और इस ब्रांच का सारा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कौन करता है? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है पूरी तरह से हेड ऑफिस, तभी तो इसको बोलेंगे डिपेंडेंट ब्रांच, है ना। ये डिपेंडेंट ब्रांच है, इसका सारा बुक्स ऑफ अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, तो बेसिकली देखो ब्रांच खोलने से होता क्या है, जरा तुम खुद से एक ठो दिमाग लगा के सोचो ना, कुछ तो इसमें है नहीं। एक अगर हम हेड ऑफिस कहीं पे ब्रांच खोल रहा है तो वो क्या कर रहा होगा? बेसिकली वो सर ये कर रहा होगा कि यहाँ पे गुड्स सप्लाई कर रहा होगा। क्या करता होगा? अपने ब्रांच को गुड्स भेजता होगा कि भाई तू बेच मेरा गुड्स को, मेरा ब्रांच है तो मेरा ही गुड्स बेचेगा। फिर अगर कुछ गुड्स नहीं बिका तो ये गुड्स को रिटर्न कर देता होगा। फिर बेचने के बाद जो पैसा आएगा इसके पास कैश, ब्रांच के पास, वो कैश भी इसको रिटर्न कर देता होगा। ऐसा ही तो कुछ होता होगा, है ना, क्योंकि ब्रांच ही है। वहाँ पे करना क्या है, जस्ट अपने गुड्स को भेजना है, ब्रांच में बिकेगा, अगर बिका तो ठीक है, नहीं बिका तो वो गुड्स को रिटर्न कर देगा, या फिर अगर बिक गया तो कैश को रिटर्न करेगा। ब्रांच में होता है कैश सेल भी हो, क्रेडिट सेल भी हो, तो जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो आपको बेसिक बात समझ में आया या नहीं आया बताओ? बेसिक बात इसमें क्या था? बेसिक बात बस इतना सा ही है कि ब्रांच का काम क्या है, हेड ऑफिस से गुड्स लेना है, लेके बाहर वालों को बेचना है। ये बात समझ में आ गया अच्छे से? यस सर, समझ में आ गया। तो अब बात है कि जब ये बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन हेड ऑफिस कर रहा है तो हेड ऑफिस प्रॉफिट लॉस निकालना चाहेगा कि ब्रांच में मेरा कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। उसके लिए ये अकाउंट बनाएगा। अकाउंट में पहला अकाउंट बनाएगा ब्रांच अकाउंट। पहला अकाउंट क्या बनाएगा? ब्रांच अकाउंट। यही मेन है, आपके एग्जाम में भी पहले यही आएगा कि एक तो ब्रांच अकाउंट बना के दिखाओ, ठीक है। तो ब्रांच अकाउंट बना करके बिजनेस क्या बताइए, मीन हेड ऑफिस क्या निकालना चाहेगा? प्रॉफिट लॉस निकालना चाहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ और भी अकाउंट तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है, जैसे कि हो सकता है ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने को बोले, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाने को बोले, हो सकता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाने को बोले, स्टॉक अकाउंट, हो सकता है आपको ब्रांच कैश अकाउंट बनाने को बोले, है ना। मीन्स बहुत तरह का अकाउंट बनाया जा सकता है, लेकिन जो मेन होगा वो होगा ब्रांच अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस यहीं से मालूम पड़ेगा। अब देखो इतना सारा जो ये सब अकाउंट है ना, ये सब में सर क्या क्या लिखाता है, देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम्हें खुद से मालूम पड़ता चला जाएगा।
ठीक है, इसलिए अभी इस पे इतना स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। अभी बस इतना बेसिक सा बात को समझो कि एक हेड ऑफिस होगा, और हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच में अपना गुड्स सप्लाई करेगा, और जो ब्रांच होगा वो ब्रांच उस गुड्स को सेल करेगा, और सेल करने के बाद जो भी उससे रिमिटेंस आएगा, चाहे वो कैश में आए या कोई डेटर को वो क्रिएट करे, वो सब दे दिया जाएगा किसको, वो दिया जाएगा हेड ऑफिस को। ठीक है, और हेड ऑफिस जो होगा वो फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस निकालेगा। हेड ऑफिस जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस निकालेगा। ठीक है, हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस निकालेगा। अब बात यह है कि हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेगा, वो ब्रांच अकाउंट बना के निकालेगा। ठीक है, वो ब्रांच अकाउंट बना करके निकालेगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में तुम्हें ब्रांच अकाउंट बनाने ही सीखना है। बेसिकली इस चैप्टर में तुम्हें ब्रांच अकाउंट बनाने को सीखना है। ठीक है, चलो ब्रांच अकाउंट में आते हैं। अच्छा, और एक बात है, अगर हेड ऑफिस गुड्स सप्लाई कर रहा है, ब्रांच को, तो देखो सप्लाई करने का दो तरीका है, ये याद रखना है। एक तरीका है कॉस्ट प्राइस में गुड्स भेजना, और दूसरा तरीका है कि इनवॉइस प्राइस में गुड्स भेजना। अब देखो ये कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस क्या होता है हम समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मान लो ये ब्रांच है, ये हेड ऑफिस है, और हेड ऑफिस गुड्स सप्लाई किया किसको, हेड ऑफिस सप्लाई किया गुड्स ब्रांच को, और गुड्स का कीमत है 5000। तो अगर 5000 का गुड्स ब्रांच के पास रिसीव हुआ तो ऑफकोर्स ब्रांच 5000 में तो नहीं बेचेगा, ब्रांच बेचेगा इससे ज़्यादा में। ठीक है, देखो हेड ऑफिस का खुद का कॉस्ट कितना आया है गुड्स के पीछे 5000, और ये 5000 का गुड्स जब हम ब्रांच को सप्लाई कर दिए हैं तो ब्रांच को बोल दिए हैं कि देखो मेरा गुड्स का कॉस्ट आया है 5000, और तुम क्या करना है, इसको 5000 से 20% ज़्यादा, यानी कि 5000 का 20% कितना होता है 1000, तो 1000 उसमें प्लस कर देना, और प्लस करके 6000 में गुड्स को बेच देना। तो हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं, देखो ब्रांच का कॉस्ट आया था 1000, और फिर हेड ऑफिस का कॉस्ट आया था 1000, और हेड ऑफिस जो गुड्स भेज दिया ब्रांच को, तो वो बता दिया कि देखो मेरा कॉस्ट आया है 5000, 1000 का प्रॉफिट जोड़ के 6000 में बेचना। ठीक है, बात को समझो। अब यहाँ तो ठीक, ये सब तो सब समझ में आ गया। अब इसके बाद ये जो इसके अलावा जो एक और केस होता है, अच्छा इस केस का नाम है कॉस्ट प्राइस मेथड, यानी कि कॉस्ट प्राइस में सामान को बेचा गया, इसका 5000 दाम पड़ा, तो ये सामने वाले को 5000 ही बता रहा है, यानी कि कॉस्ट ही बता रहा है, कॉस्ट, कुछ नया नहीं बताया। एक दूसरा तरीका होता है, उसमें होता है कि इसका मान लो अगर 5000 का कॉस्ट है तो ये क्या करेगा, खुद से पहले प्रॉफिट जोड़ देगा। मान लो 20% प्रॉफिट इसने पहले ही ऐड कर दिया, कितना हो गया 6000, और ये 6000 में गुड्स सप्लाई कर देगा इसे ब्रांच को, और ब्रांच को बोलेगा कि देख भाई गुड्स का कॉस्ट आया है 6000, अब तुम इसमें एक्स्ट्रा 20% लेके बेचना। इसका मतलब ये हुआ कि हेड ऑफिस पहले ही एक हिस्सा प्रॉफिट जोड़ देगा, और जोड़ने के बाद ब्रांच को भेजेगा, और फिर ब्रांच को फिर बोलेगा एक्स्ट्रा में बेचने के लिए। ठीक है, तो जो पहले ही एक हिस्सा प्रॉफिट जोड़ देता है उसे ही कहा जाता है इनवॉइस प्राइस। यानी कि अगर हम कॉस्ट के साथ एक हिस्सा प्रॉफिट जोड़ दे, प्रॉफिट को यहाँ पे लोडिंग बोलेंगे। ठीक है, अगर लोडिंग जोड़ दे यानी कि प्रॉफिट जोड़ दे, पहले ही प्रॉफिट मतलब ब्रांच को भेजने से पहले हम ही उसमें प्रॉफिट जोड़ दिए, हेड ऑफिस ही प्रॉफिट जोड़ दिया, फिर ब्रांच को बोलता है भाई तू इससे भी एक्स्ट्रा में बेचना, इससे भी ज्यादा पैसा लेके बेचना। तो अगर हम खुद से पहले ही प्रॉफिट लेकर के सामान को भेजेंगे तो उस प्राइस को कहा जाता है इनवॉइस प्राइस। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आगे काम आएगा। और अगर कॉस्ट टू कॉस्ट में भेज दिए तो उसे कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। ठीक है, तो बताइए भाई सबसे ज्यादा जरूरी इसमें क्या है बनाना, ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो चलो ब्रांच अकाउंट देखते हैं कैसे बनता है। ये एक ब्रांच अकाउंट है। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, ब्रांच अकाउंट कौन बनाता है, ब्रांच अकाउंट कौन बनाता है, हेड ऑफिस बनाता है या ब्रांच बनाता है, हेड ऑफिस बनाएगा या ब्रांच बनाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। ब्रांच अकाउंट हमेशा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस होता है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस क्यों, अरे अभी तो बोले थे ना कि जितना भी डिपेंडेंट ब्रांच है, कहाँ गया, जितना भी डिपेंडेंट ब्रांच है, इस डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग करेगा कौन, इस डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग करेगा कौन, इस डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग हमेशा ब्रांच का हेड ऑफिस करेगा, है ना। तो जितना भी अकाउंट खोला जाएगा वो हेड ऑफिस के ही बुक में खोला जाएगा, जिसमें पहला अकाउंट कौन सा है, ब्रांच अकाउंट। एकदम बहुत आसान है ये चैप्टर। देखो इसमें लिखना क्या क्या है, सबसे पहले इधर लिखना है टू बैलेंस बीडी,
ये टू बैलेंस बीडी में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी में लिखेंगे कोई भी सामान अगर ब्रांच के पास पहले से रखा हुआ है, तो जैसे हो सकता है उसके पास पहले से स्टॉक हो सकता है उसके पास पहले से डेटर हो सकता है उसके पास पहले से कैश हो, जो भी ब्रांच के पास पहले से एडवांस में रखा रहेगा उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और ऐड करके बाहर कर देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो भी हेड ऑफिस गुड्स सेंड कर रहा है, किसको, ब्रांच को, उसे लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। क्या लिखना है बाबू, यहां पे बोलो, यहां पे लिखना। अच्छा, ये जो मेथड जो सीख रहे हैं बनाने का, ये कोस्ट प्राइस मेथड वाला अभी सीख रहे हैं, ठीक है, कोस्ट प्राइस, ये इनवॉइस प्राइस नहीं है। कौन सा प्राइस है ये कोस्ट प्राइस है। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, कौन से प्राइस में, कोस्ट प्राइस में, क्योंकि अभी हम इनवॉइस का सीख ही नहीं रहे हैं। तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच हो गया। इसमें क्या लिखना है बाबू, जितना भी गुड्स सेंड होगा वो जो हेड ऑफिस ब्रांच को भेजेगा। अगर ब्रांच गुड्स को रिटर्न कर देता है हेड ऑफिस को, तो उसके लिए उल्टा लिख दो, इधर तरफ लिख दो, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। अच्छा, इससे पहले 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, यहां लिखो बाय बैलेंस बीडी। तुम्हें पता है ओपनिंग बैलेंस हमेशा बीडी करके लिखा जाता है ना। तो अगर किसी कारण से, सुनना बात को ध्यान से, जैसे कि हम लोग सीख क्या रहे हैं, ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग में किसके बुक में अकाउंटिंग हो रहा है, हेड ऑफिस के बुक में। कौन सा अकाउंट खोल रहे हैं, ब्रांच अकाउंट। इस ब्रांच अकाउंट खोलने से क्या मालूम पड़ेगा कि ब्रांच में कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो उस समय तुम्हें लिखना क्या है, डेबिट साइड में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस एसेट का। यहां अगर नहीं याद रहेगा तो ब्रैकेट में लिख लो, यहां पे एसेट लिखना है। ब्रांच के पास अगर पहले से कोई एसेट है तो वो लिख देंगे। इधर तरफ लायबिलिटी लिख देना है। अगर ओपनिंग में कुछ रहा तो मान लो ओपनिंग में ब्रांच के पास क्रेडिटर है, लेट अस सपोज क्रेडिटर है, मान लो आउटस्टैंडिंग कोई खर्चा है तो वो सब क्रेडिट साइड में लिख देना है और लिख करके बाहर कर देना है, ठीक है। अच्छा, गुड्स भेजे थे तो बोल ही दिए, यहां पे डेबिट में लिखना है टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। और अगर कुछ रिटर्न आता है तो यहां लिख दो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। कुछ रिटर्न अगर आता है तो, ठीक है, ये गुड्स अगर कुछ रिटर्न हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये हो गया। नेक्स्ट है, उसके बाद है कि देखो ऐसा होता है ना कि ब्रांच में कुछ अपना भी उसका खर्चा है। जैसे ब्रांच में हो सकता है किसी को सैलरी देना पड़ जाए, किसी को रेंट देना पड़ जाए, कोई टैक्स का खर्चा हो जाए, ये ब्रांच का खर्चा है, ब्रांच का खर्चा है। ये सब खर्चा कहाँ होता है, ब्रांच में। तो अगर ब्रांच में कोई खर्च होता है तो ब्रांच अपना खर्च खुद थोड़ा ना देगा, वो खर्चा भी कौन देगा, वो खर्चा का पेमेंट भी कौन करेगा, ऑफ कोर्स हेड ऑफिस करेगा। मीन्स देखो एकदम बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यार। बात ये है कि जितना भी, जरा मेरी बात को अगर केयरफुली समझोगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा। और अभी 2 मेथड होता है, डेटर मेथड और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम कुछ ऐसा होता है, अभी बताएंगे आपको हम, डोंट वरी। हम आपको कह रहे हैं कि ब्रांच का जो भी खर्चा है वो खर्चा कौन करेगा, हेड ऑफिस करेगा। तो भाई जितना भी खर्चा होगा उसको हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैंक के नाम से लिखेंगे, टू बैंक। अब इसमें जो भी खर्चा आ जाए, जैसे हो सकता है ब्रांच में कोई रेंट का खर्चा हो जाए, हो सकता है किसी तरह का कोई और एक्सपेंसेस हो जाए, जैसे कि टैक्स वगैरह दे दे, है ना, टैक्स वगैरह देना पड़ जाए। जैसे कि हो सकता है किसी को सैलरी दे रहे हो ब्रांच में, तो ये सारा खर्च तो ब्रांच में हो रहा है, लेकिन इसका टू बैंक करके लिखेंगे क्योंकि इसका पेमेंट कौन कर रहा है, इसका पेमेंट हेड ऑफिस कर रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्रेडिट साइड में लिखना है बाबू बाय करके, बाय बैंक। मतलब जो पैसा ब्रांच से मेरे पास आया है, ब्रांच से पैसा 2 ही चीजों के कारण आता है, या तो ब्रांच में कैश सेल हुआ होगा, नगद में कोई सामान बिका है वहां से पैसा आएगा, या हो सकता है वो कलेक्शन किया हो। कलेक्शन किससे किया हो, डेटर से, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, मतलब पहले कभी डेटर को उधार में सामान बेचा था, अभी वो पैसा आ गया, तो ये दोनों पैसा ब्रांच से हेड ऑफिस के पास आएगा। ये जब इतना सारा लिख देंगे, इसको लिखने के बाद सबसे लास्ट में लिखना है, देखो जैसे कि ये टू बैलेंस बीडी लिख करके, ये टू बैलेंस बीडी था, ये ओपनिंग एसेट था, तो अगर क्लोजिंग में अगर कुछ बैलेंस बचा रहेगा एसेट का तो वो बाय साइड लिख दो, ठीक है। क्या लिखना है, बाय बैलेंस सीडी, ऊपर में अगर ओपनिंग सीडी होता है तो क्लोजिंग बीडी होता है। और सेम अगर कुछ भी बचा रहा तो एसेट में जाए, लाइक स्टॉक बचा रहा, डेटर बचा रहा, बिल्स रिसीवेबल बचा रहा, कुछ भी अगर बचा हुआ है
एसेट क्लोजिंग में, तो वो उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, जोड़ करके बाहर। उसी प्रकार अगर कोई लाइबिलिटी रह गया क्लोजिंग में, तो जैसे ओपनिंग वहाँ लिख रहे थे, है ना, यहाँ पे ओपनिंग लिख रहे थे, तो फिर क्लोजिंग किधर लिखेंगे, डेबिट साइड। अगर ओपनिंग क्रेडिट साइड है तो क्लोजिंग किधर होगा, डेबिट साइड होगा। और क्या नाम से होगा, टू बैलेंस CD के नाम से। कोई भी लाइबिलिटी, लाइक क्रेडिटर ही मान लो रिपीट में आ गया तो क्रेडिटर लिख देना है। मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया तो लिख देना है लाइबिलिटी क्लोजिंग का, है ना, और इसको जोड़ के बाहर कर देना है। और जोड़ के जैसे ही बाहर करेंगे बस दोनों साइड बंद करेंगे और बंद करके आपको प्रॉफिट या लॉस मालूम पड़ जाएगा। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, डेबिट साइड कम आ रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ से क्या निकलेगा, प्रॉफिट। और अगर लॉस हुआ है तो यहाँ लिख दो बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये सर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस क्यों लिख रहे हैं, देखो जनरल लिखने का भी कारण है। मान लो मेरा एक खुद का बिजनेस है, मान लो यहाँ पे आनंद कॉमर्स क्लासेस लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, ठीक है, ये एक कंपनी है और इस कंपनी का ब्रांचेस है। कुछ ब्रांच मुंबई में है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, एक ब्रांच कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता में है, यहाँ पे L होगा। एक ब्रांच जयपुर में है और एक ब्रांच पटना में है। तो भाई ये सब का हेड ऑफिस कहाँ पे है, हेड ऑफिस अपना वेस्ट बंगाल में आसनसोल में है मान लो, ठीक है। तो आनंद कॉमर्स क्लासेस का 4 ब्रांच है, तो इसका मतलब ये ना हुआ सर कि जयपुर का प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग जयपुर ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, मुंबई से कितना कमाए उसको निकालने के लिए मुंबई ब्रांच अकाउंट, कोलकाता से कितना कमाए निकालने के लिए कोलकाता ब्रांच अकाउंट, और पटना ब्रांच में कितना कमाई हुआ उसको निकालने के लिए पटना ब्रांच अकाउंट। लेकिन सभी का हम ब्रांच अकाउंट बना के प्रॉफिट निकाल लिए, लेकिन हम खुद का भी तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, अपना पूरा ब्रांच का प्रॉफिट प्लस मेरा हेड ऑफिस का प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट को दिखाना है। तो बस ये जो मेरा खुद का है इसे हम लोग जनरल बोल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पटना में कुछ प्रॉफिट होता है तो जनरल में ट्रांसफर हो जाएगा, कोलकाता ब्रांच में कुछ प्रॉफिट होता है तो वो भी जनरल, मेरा जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें ट्रांसफर होगा, मुंबई ब्रांच में कुछ प्रॉफिट होता है तो वो भी कहाँ ट्रांसफर होगा, तुम्हारा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर जयपुर ब्रांच में कुछ प्रॉफिट होता है तो वो भी ट्रांसफर हो जाएगा मेरा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब यहाँ से जो भी प्रॉफिट हुआ कहाँ भेज दिए उसको, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। अब देखो, अब है अकाउंटिंग जो होता है इसका, ब्रांच अकाउंटिंग का। तो ब्रांच अकाउंटिंग करने का 2 मेथड होता है, ठीक है। मेथड कितना है अकाउंटिंग करने का, मेथड ऑफ अकाउंटिंग कितना है इसमें, मतलब ब्रांच अकाउंटिंग का अगर हम अकाउंटिंग करना चाह रहे हैं तो उसमें 2 नहीं 3 मेथड है, सॉरी 3 मेथड है। पहला मेथड का नाम है डेटर सिस्टम, ध्यान से सुनना है, नाम क्या है, डेटर सिस्टम। दूसरा तरीका होता है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, ठीक है। एंड द लास्ट वन जो आखिरी तरीका है वो होता है फाइनल अकाउंट सिस्टम, फाइनल अकाउंट सिस्टम, ठीक है। और हम तो बता दें तुम्हारे एग्जाम में बेसिकली ये 2 ही पूछा जाएगा, तीसरा वाला का कम चांसेस है। ये सब जो देखो, अगर तुम प्रोफेशनल कुछ कर रहे हो लाइक CA CMA तो उसके लिए तीनों ही जरूरी है। ऐसे ग्रेजुएशन लेवल पे ये 2 ही पूछा जाता है स्टार्टिंग का, नीचे का जो मेथड है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। तो कौन कौन सा मेथड हो गया बोलो, डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम और फाइनल अकाउंट सिस्टम। 3 तरह का मेथड होता है अकाउंटिंग करने का। मतलब ये हुआ कि ब्रांच में कितने का प्रॉफिट हुआ इसको निकालने का 3 तरीका है। क्या क्या, डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम और फाइनल अकाउंट सिस्टम। और जो ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स सप्लाई करेगा उसका 2 तरीका है, या तो वो कॉस्ट प्राइस पे सप्लाई करेगा या तो फिर इनवॉइस प्राइस पे सप्लाई करेगा, ठीक है। 2 तरीका हो गया। तो अभी जो हम लोग और हेड ऑफिस जो अकाउंट्स बनाएगा वो कितना तरह का अकाउंट बनाएगा, देखो यहाँ तो 4 हम लिख ही दिए हैं, इसके अलावा और भी अकाउंट बनता है, धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं डेटर सिस्टम। और डेटर सिस्टम में भी क्या, डेटर सिस्टम में कॉस्ट प्राइस में सामान सप्लाई हुआ है, अभी वो सीख रहे हैं। और कौन सा अकाउंट बनाने सीख रहे हैं, ब्रांच अकाउंट। देखो ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों अकाउंट सभी में बनाया ही जाए, कुछ क्वेश्चन में बनाया जाएगा और कुछ क्वेश्चन में नहीं भी बनाने का ऑप्शन रह सकता है, ठीक है। चलो तो एक सवाल करते हैं
और सवाल के साथ साथ तुम्हें और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। क्वेश्चन में आ जाओ, इधर पढ़ो। ऊपर में क्या लिखा है? ऊपर में लिखा है गुड्स चार्ज टू ब्रांच, ब्रांच को गुड्स भेजे हैं एट कोस्ट प्राइस। तो अभी तो बोले हम कि कोस्ट प्राइस वाला ही सीख रहे हैं, इनवॉइस प्राइस मेथड अभी नहीं सीख रहे हैं। और ये कौन सा मेथड है? सिंथेटिक मेथड। ये सिंथेटिक मेथड क्या हो गया आपने यहाँ? तो यहाँ देखो, इधर आ जाओ। ये जो डेटर सिस्टम है ना, ये डेटर सिस्टम को ही बोलते हैं सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड, और इसको बोलते हैं एनालिटिक मेथड। एनालिटिक मेथड, ठीक है, एनालिटिक मेथड, ठीक है, याद रहेगा ये। और एक बात, अच्छा ये डेटर सिस्टम क्यों बोलते हैं? सोच के देखो तो, डेटर सिस्टम क्यों बोला जा रहा है? डेटर सिस्टम इसलिए बोला जा रहा है बाबू, डेटर सिस्टम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि डेटर सिस्टम में बेसिकली होता क्या है, सुनेंगे ध्यान से। डेटर सिस्टम में होता क्या है कि जो ब्रांच है ना, वो ब्रांच जो हेड ऑफिस है, वो हेड ऑफिस ब्रांच को ना एक डेटर की तरह ट्रीट करता है। जैसे कि हम डेटर को सामान भेजते हैं तो क्या लिखते हैं? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो एकदम सेम यहाँ पे बस डेटर नहीं लिखना है, डेटर की जगह ब्रांच लिख देना है। मीन्स जब जब हेड ऑफिस ब्रांच को एक डेटर की तरह ट्रीट करेगा तो उस स्थिति में हम लोग क्या मान के चलेंगे? स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो डेटर वाला अकाउंटिंग है ना, डेटर सिस्टम से, ये अकाउंटिंग थोड़ा सा नैरो सिस्टम है, ठीक है। अगर और विस्तार से करना है तो हम लोग स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में आ जाते हैं। अगर बहुत विस्तार से करना है, पूरा एकदम फाइनल अकाउंट मेथड की तरह बनाना है, तो हम लोग फाइनल अकाउंट सिस्टम में आ जाते हैं। तो 3 सिस्टम से अकाउंट किया जाता है। अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो सिंथेटिक मेथड या फिर डेटर सिस्टम से सीखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन में ये समझा दिए। अब देखो ना, बेसिकली तुमसे हम अभी पूछें, अभी जब ये जो अकाउंट बनाए थे, ये अकाउंट दिखा के तुमसे हम पूछें कि भाई लिखना क्या क्या है, बताओ ना, कुछ है इसमें? पहला में क्या था, जो ओपनिंग का एसेट मेरे पास पड़ा हुआ रहेगा ब्रांच में 100 लिख दो, और क्रेडिट साइड में ओपनिंग का लायबिलिटी लिख दो। इसके अलावा जो गुड्स भेजे हैं 100 लिख दो, और कुछ खर्चा वगैरह हुआ है उसे लिख दो। समझ में आ रहा है मेरे बात? इसके बाद और क्या, अगर कुछ गुड्स रिटर्न आया है तो यहाँ लिख दो क्रेडिट साइड में। इसके साथ साथ जो भी पैसा रिसीव होगा, पैसा 2 जगह से आता है, या तो कैश सेल हुआ होगा या तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर हुआ होगा, उसे लिख दो। और लिखने के बाद अगर लास्ट में कुछ एसेट लायबिलिटी बच जाता है तो इधर डेबिट साइड लायबिलिटी लिख दो और क्रेडिट साइड एसेट लिख दो। बस इतना ही तो था, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। तो देखो, क्वेश्चन में तुम्हें ये सब कुछ दिया हुआ रहेगा, तुम्हें बस पुट कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन में ये सब कुछ दिया हुआ रहेगा, हमें बस पुट कर देना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो क्या लिखा है। ओपी शाह एंड कंपनी कहां का है? कोलकाता का। ओपन ए न्यू ब्रांच, कहां पे? एट बेंगलोर। इसका मतलब जो बेंगलोर है वो तो एक ब्रांच है, लेकिन जो ओपी शाह एंड कंपनी है वो हेड ऑफिस है, ठीक है। कब ब्रांच ओपन किया है? 1 जनवरी 2014 को। तो हम तुमसे एक बात जानना चाहते हैं, अगर ये न्यू ब्रांच ओपन किया है, नया नया ब्रांच अभी खोला है, तो उसके पास पहले से कुछ एसेट या लायबिलिटी थोड़ी ना होगा। एसेट लायबिलिटी तो रनिंग ब्रांच में होता है, ठीक है। तो यहां पे कुछ एसेट लायबिलिटी नहीं होगा, और अगर एसेट लायबिलिटी नहीं होगा, इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो ऊपर वाला था ना, ये वाला बैलेंस बीडी यहां और बैलेंस बीडी यहां, इसमें कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से उसका ब्रांच नहीं था, अभी नया नया ब्रांच खोला है, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट टू ब्रांच फॉर द ईयर 2014। देखो 1 जनवरी को ब्रांच खोले थे और पूरा साल भर बीतने के बाद ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन उसके पास है। इन्फॉर्मेशन क्या है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। लो, हो गया जूम, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ये है कि गुड्स सेंट हुआ है। देखो, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच को गुड्स भेजे हैं। कितने का गुड्स भेजे हैं? 80,000 का। ब्रांच ने कैश सेल कर दिया, कितने रुपए का? 55,000 का। ब्रांच क्रेडिट सेल भी तो किया। क्रेडिट सेल मतलब उधार में सामान बेचा। उधार में सामान बेचने का मतलब होता है कि ब्रांच ने अपने यहां डेटर क्रिएट कर लिया, डेटर बना रहा है वो उधार में बेच बेच के, ठीक है। आगे देखते हैं, सैलरी ऑफ द ब्रांच स्टाफ, लेकिन उसको पेड कौन किया? पेड बाय हेड ऑफिस। तो हम तो बोले थे ब्रांच में जो भी खर्चा होगा उसे पेड कौन करेगा? हेड ऑफिस। और उसे कहां लिखना है? टू बैंक करके लिखना है। इसके अलावा ऑफिस एक्सपेंसेस भी पेड हुआ है ऑफ द ब्रांच।
लेकिन पेड कौन किया है? बाय द हेड ऑफिस। तो जितना भी खर्चा वो पेड किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब का सब डेबिट में लिखते चले जाएंगे, और हर बार ऐसे भी हेड ऑफिस ही पे करता है सारा खर्चा, ठीक है। इसके अलावा बोलता है कि कैश रिमिटेंस टू ब्रांच, ब्रांच को कुछ कैश भी दिए। देखो ऐसा है ना कि ब्रांच में जितना खर्चा हो रहा है वो खर्चा तो हेड ऑफिस दे देगा, इसके अलावा कुछ पैसा भी तो ब्रांच को दे दो कि उसका कुछ छोटा मोटा खर्चा होगा तो ब्रांच खुद से कर सके। तो कुल मिला के जो मेरा बात है वो बात देखो लिखा भी है पेटी कैश। पेटी कैश का मतलब होता है छोटा मोटा खर्चा के लिए उसको दे दिया पैसा। कुल मिला के बात है कि ये तीनों चीज़, ये तीनों ब्रांच का जो हेड ऑफिस है उसका खर्चा है, और इतना पैसा हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया होगा करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा लिखता है कि लास्ट डेट में देखो 31/12/2014 क्लोजिंग डेट है, उस दिन कुछ कैश, पेटी कैश मेरे पास पड़ा हुआ है। उस दिन कुछ क्या पड़ा हुआ है? पेटी कैश। इसके अलावा वही लास्ट डेट में, क्लोजिंग डेट में कुछ डेटर भी है, और क्लोजिंग डेट में मेरे पास कुछ स्टॉक भी है, ठीक है। तो क्या हम ये कह दें कि जो कैश है या डेटर है या स्टॉक है ये सब मेरा एसेट है? और ये एसेट कौन सा डेट पे है बाबू? बोलो क्लोजिंग डेट पे है। एकदम कितना अच्छा है बोलो। तो बताओ ना इसमें क्या ही है? क्वेश्चन में 5 ठो 7 ठो गिन करके आइटम है, क्या है बोलो? ये तीन, नीचे का 3 क्या है? ये नीचे का 3 क्या है? नीचे का 3 क्या है बोलो? एसेट है। ये जो 3 है इधर का, ये 3 क्या है? ये 3 एक तरह से खर्चा है, एक्सपेंसेस है, बैंक करके लिखना पड़ेगा। और ये क्या है? गुड्स सेल हुआ है। ये वाला क्या हुआ है? ये हुआ है तुम्हारा कैश सेल हुआ है, और ये वाला क्रेडिट सेल हुआ है। इतना ही तो बात है, और कोई बात है ही नहीं, है ना। इसके अलावा और कोई बात है ही नहीं। चलो अब इसको बनाना कैसे है उधर आते हैं। और यहाँ अकाउंट बना हुआ ही है तो इसी में बना देते हैं। बस यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेगी, कुछ क्या पूरा ही मिटा देते हैं, इसको मिटा दिया जाए, मिटा देते हैं। चलो ये तो मिट गया। अब बनाना कैसे है? तो मैंने पहले ही बोला था ये बहुत आसान है बाबू। मेन जो इसमें है वो है ब्रांच अकाउंट खोलना, और ब्रांच अकाउंट खोलना उतना भी कुछ हार्ड है नहीं। क्या क्या लिखना पड़ता है बोलो डेबिट साइड में? डेबिट साइड में बेसिकली सर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ एसेट में है तो, और नेक्स्ट में क्या, अगर कुछ गुड्स सेंड किए हैं तो वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस है ना, तो हेड ऑफिस मिटा दो, उसके जगह हेड ऑफिस का जो नाम है वो लिख दो। देखो हेड ऑफिस का क्या नाम है? हेड ऑफिस का नाम है ओपी शाह एंड कंपनी। ओपी शाह एंड कंपनी। तो यहाँ पे दे देंगे नाम इन द बुक्स ऑफ ओपी शाह एंड कंपनी, और यहाँ लिखेंगे बैंगलोर ब्रांच अकाउंट, क्योंकि वो अपना ब्रांच जो है वो बैंगलोर में खोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, टू बैलेंस बीडी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओपनिंग में पहले से उसके पास कोई भी एसेट नहीं है, तो सीधा सीधा गुड्स भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आकर के लिख दो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ब्रांच में जो गुड्स भेजा गया है उसका प्राइस लिख दो। बताओ भाई कितने का गुड्स भेजा गया था? क्वेश्चन में पढ़िए, गुड्स सेंड टू ब्रांच कितने रुपए का है? 80,000 रुपए का है ना। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच 80,000। आ जाओ इधर लिखो 80,000। इसके अलावा कोई भी अगर खर्चा होता है तो वो तो ब्रांच का जो हेड ऑफिस है वो पे करेगा, और क्या लिखेगा? वो लिखेगा टू बैंक के नाम से। और टू बैंक के नाम से वो किस किस चीज़ के लिए पेमेंट कर रहा है? देखो वो पेमेंट कर रहा है, नंबर 1 यहाँ 3 चीज़ के लिए पैसा दिया था ना। सैलरी के लिए दिया था, ऑफिस एक्सपेंसेस और पेटी कैश। ये जो रिमिटेंस दिया है क्या चीज दिया है? पेटी कैश के लिए। तो सैलरी का खर्चा, ऑफिस एक्सपेंसेस का खर्चा और पेटी कैश कितना? 20, 10 और 7, ठीक है। सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस और पेटी कैश लिखिए यहाँ पे। खर्चा क्या क्या है? पहले सैलरी 20,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 10,000,
और इसके साथ साथ पेटी कैश मतलब छोटा मोटा खर्चा करने के लिए भी कुछ पैसा दे दिया गया है ब्रांच को। तो कुल मिलाकर के 37,000 रुपया हेड ऑफिस का खर्चा हो गया। ठीक है, चलो और देखो क्या इन्फॉर्मेशन है। तो एक बात को जरा जब इसको बनाओ ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो जो होते जा रहा है ना उसे टिक करते जाओ ताकि मिस्टेक ना हो। जैसे कि हम लोगों ने किसे किसे लिख दिया, बोलो। इसे लिख चुके हैं और ये तीनों को लिख चुके हैं। ठीक है, 20, 10, 7 हो चुका है, 80,000 हो चुका है। इसके अलावा देखो, अब सॉरी गलत टिक हो गया क्या, हाँ, अब इसके अलावा लिखता है कि कैश सेल हुआ है। तो कैश सेल हुआ है 55,000 का। तो देखो ना, अगर कैश सेल होता है मतलब पैसा आएगा ब्रांच के पास, और वो ब्रांच का जो पैसा है वो ऑटोमेटिक उठा के किसको दे देगा, हेड ऑफिस को। तो यहाँ पे लिखो बाय बैंक। अच्छा, बाय बैंक हम लिख रहे हैं, इससे पहले बाय गुड सेंड टू ब्रांच नहीं लिखें क्योंकि कुछ रिटर्न है ही नहीं। रिटर्न होता तो लिखते हैं। ठीक है, तो कितना पैसा आ गया, तो दो जगह से पैसा आता है, तुम्हें पता ही है। एक तो पैसा आता है कैश सेल्स से, और दूसरा पैसा कहाँ से आता है, कलेक्शन से। और कलेक्शन किससे, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर से जो कलेक्शन करेंगे उसका पैसा। दो जगह से पैसा आता है ना, कैश सेल और दूसरा क्या, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो देखते हैं दोनों कितना कितना है। चलो ध्यान दो बात को, देखो कैश सेल तो दे दिया 55,000, तो 55,000 ले लेंगे। और कलेक्शन फ्रॉम डेटर कैसे निकालेंगे, जरा बात को समझना मेरे साथ। देखो क्रेडिट सेल कितने रुपए का किए हैं, क्रेडिट सेल मतलब उधार में सामान बेचना, कितने रुपए का, 60,000 का। तो 60,000 का हम उधार में सामान बेच करके 60,000 का डेटर क्रिएट किए। लेकिन लास्ट में देखो, तो ये लास्ट डेट है ना, लास्ट में मेरे पास कितने का डेटर है, सिर्फ और सिर्फ 6,000 का। तो ये कैसे संभव है कि 60,000 का सामान बेचे और 6,000 ही लास्ट में रहे डेटर मेरे पास, वो तभी संभव है। इसका मतलब डेटर ने मुझे 54,000 पैसा दे दिया, है ना। तो यहाँ पे दो ही चीज़ आता है, हम पहले भी बोल रहे हैं कि पैसा कहाँ से आता है, एक तो कैश सेल से और एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर से। तो कैश सेल 55,000 दिया हुआ है और कलेक्शन फ्रॉम डेटर तुम्हें निकालना पड़ेगा, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर जो है वो 54,000 है। ठीक है, 55 और 54। चलिए लिखिए यहाँ पे 55,000 और यहाँ पे 54,000, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे और 1,09,000 रुपये आंसर आएगा। तो ये तो हो गया। इसके अलावा और क्या लिखना है, तो देखो ना, जैसे जैसे होते जा रहा है टिक मारते जाओ, है ना। मतलब ये भी अभी निपटा दिए, और ये 6,000 वाला बात जो था वो भी निपट गया। लेकिन रुको रुको, ये 6,000 का बात निपटा नहीं है, बताते हैं ये क्या होगा अभी। ठीक है, ये बचा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा बोलो ये तीनों क्या था, ये तीनों क्या था, एसेट था ना, और ये क्लोजिंग का एसेट है। और क्लोजिंग का एसेट कहाँ लिखा जाता है बताओ, क्लोजिंग का एसेट लिखते हैं क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस सीडी के नाम से। लिखिए यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी। देखो तो बाय बैलेंस सीडी में क्या क्या है, पेटी कैश डेटर स्टॉक, पेटी कैश डेटर और स्टॉक। लिखिए पेटी कैश है, डेटर है और स्टॉक है, तीन चीजें हैं। कितने कितने अमाउंट में है ये भी चेक कर लिया जाए। कितने कितने का है, देखो बाबू, 600, 6,000 और 28,000। लिखो यहाँ पे 600, 6,000 और 28,000 है। बस हो गया, ऐड कर लो इसे, कितने आएगा, 34,600। बस बस खत्म। इधर भी बंद कीजिए, इधर भी बंद कीजिए, और देखो किधर ज़्यादा आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है। जोड़ते हैं 1,09,000, 1,09,000 प्लस 34,600, और ये जोड़ने से आ रहा है 1,43,600। लिखिए 1,43,600। इधर भी 1,43,600। उसमें से माइनस कर लो, एक तो 80,000 और एक कर लो 37,000। तो 26,600 का प्रॉफिट आ रहा है। ये 26,600 रुपये यहाँ लिख देंगे, और इसका नाम हो जाएगा टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एक बार आंसर मिलाते हैं, ये आंसर है या नहीं है। 26,600 था ना, 26,600। देखो आ गया आंसर।
ठीक है, ये आंसर है 26,600। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसमें एक दो होमवर्क देते हैं बनाने का, और हम समझा भी देते हैं वो क्वेश्चन को, कोई इशू नहीं है। चलो देखो क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ही देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि बीएस लिमिटेड है, कोलकाता का है, और वो ब्रांच है उसका आसनसोल में। देखो ब्रांच हैज ए ब्रांच, हैज मतलब पहले से है, और अगर पहले से ब्रांच है तो उसके पास ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है ना। लेकिन जो एक नंबर था उसमें था कि ओपन ए न्यू ब्रांच, मतलब नया ब्रांच खोलेगा। नया ब्रांच जहां खोलते हैं वहां ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है पहले से, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो है ये बीएस लिमिटेड है वो हेड ऑफिस है, और आसनसोल उसका ब्रांच है। ठीक है, द ब्रांच डज नॉट मेंटेन अकाउंट बुक्स, ब्रांच खुद से अकाउंट बुक को मेंटेन नहीं करता है। इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट ब्रांच नहीं है, डिपेंडेंट है। एंड ऑल कलेक्शन, जितना भी पैसा कलेक्शन होता है, आर रिमिटेड टू हेड ऑफिस, जितना पैसा आएगा सब हेड ऑफिस को भेज देंगे। तो ये तो पहले ही हम लोग बताए थे कि जितना भी पैसा आएगा हेड ऑफिस को भेज देना है, और पैसा दो ही जगह से आता है, या तो कैश सेल हुआ होगा या तो फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर हुआ होगा। ठीक है, हेड ऑफिस रीइंबर्स करता है खर्चा, जितना भी खर्चा होता है एक्सपेंसेस वो सब कौन देता है, रीइंबर्स कौन करता है, रीइंबर्स करता है हेड ऑफिस। ये भी देख चुके हैं कि जो भी खर्च हेड ऑफिस करता है वो टू बैंक करके लिखता है। ठीक है, मेन बात है कि तुम्हें पहला वाला जो हम ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट बनाए थे वो अच्छा से देखना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए। अब क्या है, अब फॉलोइंग कुछ इंफॉर्मेशन है साल के लास्ट में। क्या इंफॉर्मेशन है, पहले नीचे पढ़ो, सबसे नीचे ये पढ़ो। क्वेश्चन इतना ही है या और है? हाँ इतना ही है। सबसे नीचे ये है कि शुरुआत के डेट में, देखो ये डेट पे ध्यान दो बाबू, डेट कितना है 1/4/14, और शुरुआत के डेट में उसके पास यहाँ पे देखो इतना तरह का एसेट है ना, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, ये सब एसेट है, और यही एसेट क्लोजिंग में भी है। तो तुम खुद सोच के देखो ना, जब हम फॉर्मेट लिखवाए थे तो फॉर्मेट में हमने क्या लिखा था, देखिए वापस आइए इधर। ये जो क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी होता है, ये बाय बैलेंस सीडी में कौन सा लिखना है, क्लोजिंग का एसेट, और यहां पे एक कॉलम बनाने बोले थे ना टू बैलेंस सीडी का। ये टू बैलेंस सीडी का क्या करेंगे, ओपनिंग का एसेट लिख देंगे। तो वहां तो दिया ही है ओपनिंग और क्लोजिंग, कोई इशू है ही नहीं। अब जो गुड्स भेजा जाता है उसको लिखना पड़ता है टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो यहाँ पे देखिए गुड्स भेजा गया है तो उसको लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। गुड्स रिटर्न आ गया है तो इसको लिखेंगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, 5,000 रिटर्न आ गया। फिर देखिए ये जो है कि ये सेल है, ब्रांच में सेल हुआ है। अच्छा ये सेल में बताया ही नहीं है कि कैश सेल है ना क्रेडिट सेल है, ये सेल में बोला ही नहीं है बाबू कि कैश सेल हुआ है या फिर क्रेडिट सेल हुआ है। तो क्या क्या समझेंगे, तो देखो ना नीचे तुम्हें बताया होगा, देखो पढ़ो क्या लिखा है, कहीं ना कहीं तो इन्फॉर्मेशन दिया ही होगा, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन कुछ दिया है। क्या बात है भाई, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है पढ़िए आगे। हम लोग मानेंगे सेल हुआ है, कितने का सेल हुआ है, 1,60,000 का। ठीक है, कैश रिमिटेड टू ब्रांच, ब्रांच को हम लोगों ने कैश रिमिट कर दिया, सॉरी कैश रिमिटेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने हमें यानी कि हेड ऑफिस को कैश दे दिया, कैश भिजवा दिया। कितने का कैश भिजवाया है, 50,000 का। तो जो वहां पे लिखने सीखे थे ना बाय साइड में कि बाय बैंक लिखते थे, और बाय बैंक करके नीचे में 2 लिखते थे, एक था तुम्हारा कैश सेल और एक था कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो वो सब तो अलग अलग कुछ बताया नहीं है, तो जब नहीं बताया है तो आप सीधा सीधा लिखेंगे बाय बैंक, और बाय बैंक करके बाहर लिख देंगे 1,60,000। कुछ इसमें आपको तोड़ के दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कैश रिमिटेड टू ब्रांच, ये क्या है कि कैश हेड ऑफिस जो है ना वो रिमिट किया है किसको, ब्रांच को। क्या क्या चीज के लिए, तो खर्च के लिए। तो ये तो टू बैंक लिखना पड़ता है, यस टू बैंक करके ये सारा खर्च यहाँ पे डेबिट साइड में शो कर देंगे। बस इतना ही बात है। चलो एक जरा सा मेरे साथ जरा थोड़ा सा सोच करके देखो, तो मैं यहाँ पे और ज़्यादा बात में क्लैरिटी आ जाएगा। अभी एक ठो चीज़ क्लियर नहीं हुआ, और वो क्या क्लियर नहीं हुआ, ये सेल्स वाला, सेल्स में कुछ पॉइंट लग रहा है। ठीक है, एक बार सेल्स को देखते हैं वापस से। देखो सेल्स के बारे में लिखता है कि सेल्स हुआ है 1,60,000 का, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, नीचे लिखता है कि डेटर का ओपनिंग कितना था, डेटर का ओपनिंग था 12,000, क्लोजिंग में डेटर कितना हो गया 20,000। अच्छा ये ओपनिंग से क्लोजिंग 8,000 बढ़ कैसे गया, जरूर हम लोग 8,000 रुपये और इन लोगों को सेल किए होंगे। तो इतना तो मान सकते हैं कि जो सेल्स है 1,60,000 उसमें 8,000 रुपया, 8,000 रुपया क्रेडिट का सेल है, सॉरी क्रेडिट 8,000 रुपये का जो सेल है वो क्रेडिट का सेल है,
और बाकी इसका जो 1,52,000 का सेल है वो कैश का सेल रहा होगा। कैसे मालूम पड़ गया बोलो तो, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डेटर शुरुआत में 12 है और वही डेटर क्लोजिंग में जाके 20 हो जा रहा है। वो इसीलिए हुआ क्योंकि और उसको 8,000 रुपये हम लोगों ने सेल किया है और वो सेल उधार में हुआ है। तो अब तुम खुद से सोच के देखो, टोटल सेल कितने का था? टोटल सेल था 1,60,000, उसमें से उधार का सेल कितना? 8,000। फिर नगद का सेल कितना सर? 1,52,000। और देखो ना, वही तो 1,52,000 रुपये हम लोग किसको पेमेंट कर दे रहे हैं? हेड ऑफिस को पेमेंट कर दे रहे हैं, हेड ऑफिस को भेज दे रहे हैं। तो इस तरह से सवाल बनाया गया है। तो खैर तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि जो सेल हुआ है ये सेल को दिमाग में रखना ही नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है। तुम बोलोगे सर यूज़ नहीं है फिर दिया ही क्यों है? आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखो एक बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। ये मेरा हेड ऑफिस है और यहाँ पे मेरा ब्रांच है, सॉरी यहाँ पे मेरा ब्रांच है, ठीक है। तो हेड ऑफिस और ब्रांच, इन दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसे रिकॉर्ड करना है ब्रांच अकाउंट में। लेकिन ब्रांच हो सकता है किसी को सेल करे, कोई व्यक्ति है उसको सेल किया है, ये व्यक्ति ने इसे रिटर्न कर दिया है ना। तो ये सब चीज, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन तो नहीं है, ये ट्रांजैक्शन तो ब्रांच और आउटसाइडर के बीच का है, ब्रांच और आउटसाइडर। तो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है ब्रांच अकाउंट्स में, ब्रांच अकाउंट में, इसलिए जो सेल हुआ था वो सेल रिकॉर्ड नहीं किया गया था, ठीक है। तो चलिए अभी 1 मिनट में हम लोग तुरंत रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहला रिवीजन ये है कि जो कंसाइनमेंट अकाउंट था, कंसाइनमेंट अकाउंट का ही एक्सटेंशन फॉर्म है आपका ब्रांच अकाउंट। और जब ब्रांच अकाउंट पढ़ते हैं, 2 तरह का ब्रांच होता है, होम ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। होम ब्रांच मतलब आपका भारत देश के अंदर का ब्रांच, और फॉरेन ब्रांच मतलब देश के बाहर का ब्रांच। जो देश के अंदर का ब्रांच यानी होम ब्रांच होता है वो 2 तरह का होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांच मतलब जो अपना अकाउंटिंग खुद नहीं करता है बल्कि उसका अकाउंटिंग को हेड ऑफिस कर देता है, और इंडिपेंडेंट मतलब जो अपना अकाउंट खुद करता है, अपना फाइनल अकाउंट खुद बनाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट खुद बनाता है, प्रॉफिट खुद से निकालता है। फॉरेन ब्रांच हमेशा इंडिपेंडेंट ब्रांच होता है। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, जब पढ़ने जा रहे हैं तो भाई अकाउंटिंग करने का जो मेथड होता है वो 3 होता है, डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम और फाइनल अकाउंट सिस्टम, जिसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं अभी डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम जो है उसको सिंथेटिक मेथड भी कहा जाता है। और जब गुड्स भेजा जाएगा 2 तरीके से भेजा जाएगा, या तो वो गुड्स को कॉस्ट प्राइस में भेजा जा सकता है या तो इनवॉइस प्राइस में भेजा जा सकता है। फिलहाल हम लोग कॉस्ट प्राइस को सीख रहे हैं, और हम लोग जो अकाउंट खोलेंगे वो इतना तरह का अकाउंट खोलेंगे जिसमें मेन है ब्रांच अकाउंट, और आज ब्रांच अकाउंट खोलने ही सीखे हैं और यहाँ पे वो ब्रांच अकाउंट का एक स्पेसिमेन दिया हुआ है, ठीक है। तो करना क्या है, जो पहले वाला जो मतलब क्लास के जो शुरुआत में जो ब्रांच काउंटिंग का फॉर्मेट लिखाया गया था उसको रोक करके वीडियो कॉपी में आराम से लिख लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज क्लास खत्म हो गया। 2 आपके होमवर्क में कितना दिया गया? 1 दिया गया ना, ये 1 आपके होमवर्क में है, और ये जो दूसरा वाला है ना ये भी मेरी तरफ से होमवर्क में है, ये 3 नंबर वाला, ये भी ट्राई करेंगे। कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं, देख लो भाई क्या क्या है। वही है फिर से, गुड सेंड टू ब्रांच है, रिटर्न वाला है, कैश सेल है वो तो पता है किधर लिखना है, क्रेडिट सेल है ये भी मालूम है, और आपका कैश जो रिसीव हुआ है डेटर से वो भी दिया हुआ है। ये जो खर्चा है वो टू बैंक करके लिख देना है, कैश सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच पेटी कैश। अच्छा, ये जो है एक तो खर्चा रेंट के लिए है, एक खर्चा सैलरी के लिए, और एक खर्चा पेटी कैश है। आपको सब टू बैंक करके लिख देना है, टू बैंक के अंदर में लिखते जाना है। और ये जो है ये सारा ओपनिंग का एसेट है और ये क्लोजिंग का एसेट है, मगर क्लोजिंग के एसेट में ये वाला एसेट मिसिंग है। आपको ये वाला एसेट हम निकाल देते हैं ताकि आप घर में इसको भी आराम से बना सकें, इस सवाल को भी, ठीक है। देखो होता क्या है, बात को ध्यान से समझना। मेरे पास ओपनिंग में डेटर है, कितने रुपए का डेटर है? 23,500 का, और हमने क्रेडिट सेल, यहाँ देखो क्रेडिट सेल और किया, कितने रुपए का क्रेडिट सेल किया है? 2,02,000 का। तो तुम खुद से एक बार जरा दिमाग लगाओ, 23,500 का डेटर मेरे पास पहले से था, 23,500 का डेटर पहले से था, प्लस 2,02,000 का और उसको क्रेडिट में सेल कर दिए। तो अब हम अपने डेटर से कितना पैसा पाएंगे? हम लोग पाएंगे अपने डेटर से 2,25,500। लेकिन वो जो डेटर है ना वहां से कैश भी मिला, देखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा भी तो आया। कितना पैसा आया? 1,85,000, 1,79,500। तो जो पैसा आ गया बाबू उसको माइनस कर लेते हैं, 1,89,500। तो लास्ट का बैलेंस बच जाएगा 36,000। इसका मतलब हुआ कि क्लोजिंग डेटर मेरे पास 36,000 का होगा।
यहाँ पे 36,000 आएगा। ठीक है, ये सारा ओपनिंग एसेट, ये सारा क्लोजिंग एसेट, बस इतना सही तो है। ये क्या है, गुड्स जो भेजे थे सो है, ये गुड्स रिटर्न वाला है, और ये जो कैश सेल है वो तो बाय बैंक में लिखना पड़ेगा। क्रेडिट सेल को लिखने का जरूरत नहीं है, क्रेडिट सेल का कहीं कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्रेडिट सेल को इग्नोर कर देना है, वो बस ट्रीटमेंट इतना ही था इसको निकालने के लिए। फिर कैश रिसीव हुआ है डेटर से, तो वो तो बाय बैंक में लिखाएगा ही, और ये जो 3 ठो खर्चा है ये टू बैंक में लिखा जाएगा, और इसी के साथ सवाल बन जाएगा। चलो इसको भी घर में बना लेना, और 4 नंबर अब रहने देते हैं ना, 2-2 बहुत है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को वंस अगेन, मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। अपना बहुत ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।